बताना चाहता हूँ कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली में नहीं आएगा। 6 महीने के बाद जो है वजीर आजम जो है आए हैं ईवान में और वो नाराज होकर चले गए। वो कहते हैं जी मैं वहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ जो है कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ, इसलिए असेंबली जो है ना वो रोक कर बंद कर। अपोजिशन ने जो रवैया अख्तियार किया जब प्राइम मिनिस्टर साहब ईवान में आए, एक तरफ आप रोज कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आ रहे, दूसरी तरफ जब वो आते हैं तो आप ईवान को एक बिल्कुल लगता है कि जैसे आप किसी बाजार में आ गए। अपोजिशन को वजीर आजम का भी एहतराम करना होगा। कराची शहर में जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं उनको तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं वो इमारत तोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। हुकूमत ने बहुत मायूस किया है क्योंकि ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे हम कातिल हैं। अगर ऐसे ही जलील करना था तो हमें क्यों बुलाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ इकरा हारिस। सानेहा साहिवाल के लवाहिकीन पर जो जुल्म और कयामत टूटी वो तो एक जगह, लेकिन अब जो उनके साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है और उनके साथ हुआ क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हम बात करेंगे उस पार्लियामेंट की जिसे बालादस्त होना चाहिए और चूंकि उसने अवाम के लिए काम करना है, लेकिन जो पार्लियामेंट में हो रहा है उसका अहवाल भी आप तक पहुंचा दें कि गुज़िश्ता रोज जब हमने देखा कि इमरान खान साहब आए तो आज शाहिद हकान अब्बासी साहब ने नईमुल हक के जिस ट्वीट ने सियासी भूचाल मचाया हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर ऑपोजिशन लीडर नहीं आएंगे तो यहाँ पर कायदे ऐवान भी नहीं आ सकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लगता है कि असेंबली में जो तकारीर होती है वो नंबर टांकने का एक जरिया है और जो जितनी गालियां देगा उसे उतना ही बड़ा ओहदा मिलेगा। फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट ऐसे लगता है जैसे कोई बाजार हो, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट की जो सीरियसनेस होनी चाहिए, जो आवाम की बात होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होती। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर इस रवैये का जिम्मेदार है कौन। साथ ही साथ बात होगी सबसे बड़े शहर कराची की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 40 साल पुरानी हालत में इसे बहाल किया जाए और जितनी इमारतें गिरानी पड़े उन्हें गिरा दिया जाए। लेकिन सईद गनी साहब ये कहते हैं कि मैं अपना ओहदा छोड़ दूंगा लेकिन रिहायशी इमारतों को गिराने के अमल में हिस्सा नहीं लूंगा। आखिर होगा क्या, किस तरह इस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरह कराची को वापस 40 साल वाली हालत में बहाल किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हिदायत की है कि एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर तकर्री के लिए आजादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना तरीका अपनाया जाए। याद रहे ये वो केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और उन्होंने अब तफसीली हुक्मनामे में यह कि वफाकी हुकूमत भी सीईओ पीआईए की तैनाती के लिए सख्ती से मयार और कवानीन पर अमल दरामद कराए। अब आपकी तवज्जो दिलाते हैं 8 जनवरी के उस इश्तिहार पर जो कि वफाकी हुकूमत ने दिया था और इस इश्तिहार में कौमी एयरलाइन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री के लिए जो काबिलियत लिखी गई थी वो मास्टर्स डिग्री के साथ साथ साइंस, इंजीनियरिंग, वॉर कोर्स, नेवल, मिलिट्री ऑपरेशंस और मुतल्लिका शोबों के बारे में तजर्बा और काबिलियत शामिल है। इस इश्तिहार से तो जाहिर ऐसा होता है कि ये इदारे की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाया गया, बल्कि पहले से किसी शख्स को सीईओ के तौर पर भर्ती करने का फैसला कर लिया गया और इस खारापुरी के लिए ये इश्तिहार अखबार में दिया गया। वरना इन तमाम तरखूबियों और तजर्बात का हामिल जो अफसर है वो शायद ही कहीं पर हो, लेकिन इसे ऑर्डर पर बनवाया जा सकता है क्योंकि कोई दरख्वास्त गुजार इन मेयार पर पूरा नहीं उतर पाएगा। तो अब जानना यह है कि सीनियर पोजीशन पर काम करने वाला, तजर्बा रखने वाला, उसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर, हवाबाजी का आलमी तजर्बा या फिर किसी एयरलाइन में होने का तजर्बा होना लाजमी है। इस पर भी हम बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उज़मा कारदार, हमारे साथ मौजूद होगी। निसार शीवा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आजिज धामरा, सेनेटर आजिज धामरा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं चाहूंगी कि आप और हमारे गेस्ट ये देख लें सबसे पहले कि सानेहा साहिवाल के लवाहिकीन जिन्हें आज इस्लामाबाद ले जाया गया वो कह क्या रहे हैं।
सानेहा साहिवाल के जो लवाहिकीन हैं उन्हें पुलिस की जानिब से लेके जाया गया, इंतजामिया की जानिब से लेके जाया गया इस्लामाबाद और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही साथ उन्होंने शिकवा क्या किया है हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि उसके भाई जलील ने ये कहा है कि हुकूमत की जानिब से जो हमारे साथ किया जा रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम कातिल हैं। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें सिर्फ इस्लामाबाद की सड़कों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। सदर साहब ने हमसे मिलना था लेकिन वो मिले बगैर कराची चले गए। उन्होंने कहा कि वुज़रा के बयानात से हमें बहुत तकलीफ पहुंची है, ये ट्रीटमेंट हमारे साथ क्यों किया जा रहा है हमें कोई बता दे। उस्मा कारदार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, वुज़रा के बयानात से तकलीफ हो रही है इन लवाहिकीन को, वो परेशान है और सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि इतनी क़यामत उन पे टूटी है लेकिन उनको लेकर जाना और उसके बाद सिर्फ सड़कों पर घुमाना, क्या वो ये डिज़र्व करते हैं? मैडम जी बहुत शुक्रिया इकरा, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए पूरे जो कौम है उसका दिल सोगवार है और ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से लेके सदर साहब से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके उन्होंने जितनी फौरी फिलफौर इसकी एक्शन ली गई कि डीएसपी सीटीडी सस्पेंड हुआ, एसपी सीटीडी सस्पेंड हुआ, आईजी सस्पेंड हुआ, डीआईजी को तो सैक कर दिया गया, 5 जो अहलकार थे उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाके तो पेशी देनी पड़ेगी। तो कभी इतनी स्विफ्ट और स्पीडी एक्शन पिछली किसी गवर्नमेंट ने आपने देखा था? वो तो सिर्फ एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए उनको 50 दिन, वो भी आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया तो उन्होंने किया। तो ये कहना कि जी हुकूमत जो है वो लग रहा है कि हमारे मुखालिफ चल रही है या हमें हमारे साथ हमदर्दी नहीं है, तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादती होगी। आपको पता है कि ये तो उनके लवाहिकीन बोल रहे हैं ना, ऑपोजिशन तो नहीं बोल रही। नहीं, वो तो आज दिल दुखा है और मजीद दुखा रहे हैं। देखें चीफ मिनिस्टर खुद गए साहिवाल, फिर चौधरी सरवर गए, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे कतर से भी मिनट की डिटेल, उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए और फौरी इनको कैफरे कर जो भी इसका वाक़े का ज़िम्मेदार है उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुई। आज अगर मुझे नहीं मालूम कि उनको ऑफिशियली बुलाया गया था, इन्हें ऑफिशियली बुलाया गया था और कहा गया था कि सदर पाकिस्तान आपसे मिलना चाहते हैं, फिर आपको चेयरमैन सेनेट के पास लेकर जाएंगे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर उन्हें मिलवाना था तो अगर ये मुलाकात स्केड्यूल थी, सदर पाकिस्तान ने उनसे मिलना था, तो एक तो पहले ही उन पे इतना गम टूटा हुआ है, उसके बाद लेकर जाके आप उन्हें सड़कों पर ख्वार करा रहे हैं। माजरत के साथ इस पे कमेंट नहीं कर सकूंगी क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है कि असल बीच में क्या वाक़या है और क्यों अगर उनको ऑफिशियली बुलाया गया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मुलाकात हुई या नहीं हुई और क्या पता कोई मसरूफियात हो जिसकी वजह से। लेकिन क्या ये खलील के फैमिली थी कि ज़ीशान की दोनों की फैमिलीज मौजूद थी, दोनों की फैमिलीज मौजूद थी, दोनों से सदर पाकिस्तान ने मुलाकात करनी थी। लेकिन जो उन्होंने कहा वो मीडिया ने भी देखा और पूरी कौम ने भी देखा। ये तो वाजे हो गया है कि जो खलील की जो फैमिली थी उनके साथ तो ये बहुत एक किस्म से अफसोसनाक वाक़या हुआ है। के साथ ये करना लाज़मी था, लेकिन जहाँ तक ज़ीशान का ताल्लुक है, JIT ने अभी टाइम मांगा है। कुछ उनके पास भी ऐसे ज़ाहिर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कुछ उनके पास भी शवाहिद हैं जिनमें वो चाहते हैं कि उनको अभी टाइम चाहिए। वो जरा रिपोर्ट के साथ भी ये ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए था, चाहे वो दहशतगर्द हो या ना हो। बहरहाल आजिज धाबरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो शिकायत कर रहे हैं उनके लवाहिकीन दुखी है, परेशान है, उस दुख से बाहर नहीं निकले और अब हुकूमत से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते थे गरीबों को ऊपर लेकर जाएंगे, उनके भाई ने कहा कि हम इस तरह मत ऊपर लेकर जाए जैसे मेरा भाई, भाभी और भतीजी ऊपर चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत ही तकलीफदा सूरत हाल ये है कि जब आप हुकूमत से बात करेंगी तो हुकूमत कहती है कि देखें जी हमने फिलफोर कार्रवाई कर दी, 72 घंटों में इंसाफ भी कर दिया और FIR भी दर्ज की गई, मगर हुकूमत को ये नज़र नहीं आता कि JIT की रिपोर्ट जो आप क्लेम करते हैं कि 72 घंटों के अंदर हमने बना दी और रिपोर्ट ले ली, मगर उस रिपोर्ट से पहले उस रिपोर्ट को कंट्रोवर्शियल किस तरह आपके वज़रा ने किया। आपके जो वफाकी वजीर साहब हैं वो मौसूफ जो इंफॉर्मेशन के वजीर हैं मगर डिसइंफॉर्मेशन के वजीर ज़्यादा लग रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि ये सारे दहशतगर्द है और उन्होंने ढाल बनाई हुई थी एक आम शहरियों के हवाले से। उन्होंने तो सबको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। JIT रिपोर्ट से पहले ही ये फतवाएं जारी कर दी गई।
JIT रिपोर्ट बनने के बाद ये पाबंदी होनी चाहिए थी हुकूमती वज़रा के ऊपर कि जब आपने एक इदारे में मुख्तलिफ अफसर रख दिए तो उनकी रिपोर्ट का कम से कम आप इंतजार करते, मगर उसके बावजूद वज़रा ने क्या कहा और लॉ मिनिस्टर ने ये कहा कि जी वाकई ज्यादती हुई है, 3 जो अफराद थे उनको वाकई गलती पे शहीद किया गया, मगर ऑपरेशन 100% सही है। अब दोनों तरह की बातें जो आप कर रहे थे, कौन सी बात आपकी ठीक थी और कौन सी बात आपकी ठीक नहीं थी? टॉक शो में आप माने या ना माने, पूरी कौम ये प्रोग्राम देख रही है और कौम जो है वो बेहतर जज है। और जो सबसे तकलीफदा बात है वो इकरा ये है कि इंसाफ दहलीज पे दिलाने की बात करने वाली हुकूमत, ये क्या पूरी दुनिया में इस तरह के वाकयात होते हैं कि जिनके लोग शहीद हो गए हैं, लोग ताज़ियत करने उनके घरों में आते हैं, मगर यहां पर अजीम बादशाहत की मिसाल कायम की गई कि उनके शुहदा के वुरसा को ताज़ियत करवाने के लिए इस्लामाबाद आना पड़ रहा है और उनको इस्लामाबाद की सड़कों पे घुमाया जाता है और सदर मौसूफ साहब के पास ताज़ियत के लिए उनको लेके जाना पड़ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, मैं चाहूंगी कि मैं अपनी टीम से भी कह दूं कि वो जो उसने कहा है इस तरह होता है कि आप खलील की फैमिली ने जो कहा है, बिल्कुल मैं अपनी टीम से कहूंगी खलील के भाई ने जो कहा है प्लीज वो भी प्ले करें ताकि उस्मा साहिबा और इस तरह पूरी कौम जो है वो भी देख ले कि आखिर उनके भाई कह रहे हैं, जीशान के लवाही कह रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप वो दिखा भी दे, जिस तरह ही वो लाइनअप होता है हम दिखाते हैं। लेकिन उस्मा, आपको नहीं लगता इस पे अब सीएम साहब को, इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते? अच्छा, पहले शॉट देख लेते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या है। हमें पता चला कि सदर आरिफ अलवी साहब ने बुलाया और सेनेट के चेयरमैन ने बुलाया है, जो कि सुबह 5 बजे हमारा मुतलका SHO अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया और अब तक सड़कों पर हैं, जो कि हुकूमत की नाहली नज़र आ रही है। अगर ऐसे ही जलील करना था तो हमें क्यों बुलाया गया? देखिए उस्मा, सुबह 5 बजे से और अब तक जलील कर रहे हैं और वो कह रहे थे कि हमें बता दें ऐसे ही करना था तो जलील हमें क्यों किया? इकरा, ये तो वही बात होगी जिस तरह जो ये कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपको पार्टी पॉलिसी या गवर्नमेंट की कोई तरफ से डायरेक्शन ना आए या कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल ना आए तो मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको क्या कह सकती हूँ। अगर जो भी मैं कहूँगी तो जब तक मुझे कोई ऑफिशियली इंटीमेशन नहीं आएगी मैं नहीं चाहती कि कोई मैं ऐसी बात करूं जो बाद में कॉन्ट्रडिक्ट हो। और प्राइम मिनिस्टर ने इस रवैये पे तो आपका ज़मीर इस रवैये पे तो मुतमईन नहीं होगा ना, इसको तो आप कंडेम करेंगी ना कि ये गलत किया इंतजामिया ने। लेकिन वो कह रहे कि जी एक SHO हमें ले गया, तो SHO पुलिस किसके अंडर है? सूबे के आपके चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर आती है? ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कम की तो कोई बात नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलवाना था किसी को तो वो एक SHO तो नहीं लेके जाएगा। तो कौन लेके वो जाएगा? तो मकसद है कि कोई आपको चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई इंटीमेशन आई, कोई इंडिकेशन आए तो फिर आप रवाना हो और जाएं वहां पे, और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू मैं भी अगर जाऊं मैं तो नजदीक भी नहीं जा सकती हूँ ना। मतलब एक तरीका एक सिस्टम होता है। जब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुद ही कह रहे हैं कि हर मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने भी मना किया है कि आप मीडिया पे आके जब तक आपको प्रॉपर ब्रीफिंग ना दी जाए आप कोई स्टेटमेंट ना दें। तो इस हवाले से हमें अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं मिली। ठीक है, तो आज साहब फिर उस SHO के खिलाफ भी कार्रवाई कर ले जो बगैर प्रोटोकॉल सदर पाकिस्तान ने बुलाया तो उन्हें लेने आ गया। देखें इकरा, ये एक और जो है ना वो अफसोसनाक सूरत हाल है और रियासत मदीना की दावा करने वाली पार्टी के अराकीन आपको ये बता रहे हैं कि उनको कोई इंटीमेशन नहीं है, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको बताया नहीं गया है, उनको ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि वो बात ना करें। एक वो पार्टी जो थोड़े थोड़े मसाइल पे सोशल मीडिया पे तूफान खड़ा कर देती थी और तनकीदों के पहाड़ गिरा दिए जाते थे, मगर आज ये वो पार्टी है जो पूरी कौम से वादा करके आई है, जो पूरी कौम से ये वादा करके आई है कि हम इंसाफ जो है उनकी दहलीज पे पहुंचाएंगे। ये वो पार्टी है कि बुरसा जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटा गया और ये तो मेरे ख्याल में शर्मिंदगी का मकाम है इनके लिए, हुकूमत के लिए कि इनके बादशाह सलामत सदर पाकिस्तान इनके बुरसा को इस्लामाबाद में तहरीक के लिए मंगाएं। आपको जाना चाहिए लाहौर में अगर आपको हमदर्दी करनी है। क्या जरूरत है पूरा दिन आप उनको देखे बहन, अगर आप इस तरह करेंगी आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर आप बात नहीं कर सकेंगी। आपको तो बताने के लिए
कुछ भी नहीं है तो हमें तो बोलने दें। मेरे पास हम बताने तो अपना के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कुछ है। दें, तो ये तो शर्मिंदगी का मकाम मेरे है, लिए बताने बड़ी के लिए तो शर्मिंदगी बहुत का कुछ मकाम है। है कि जो आपके लिए आज कि हमारे ऊपर कहानी हुई पाबंदी है इसका साहिवाल सिलसिला वाक़े पे बहुत बात पहले करने का के शुरू लिए। हुआ हुआ यही है। तो बादशाह आप सलामत है, आबिद बॉक्सर को ले लें, यही तो उसकी बादशाह कन्फेशनल सलामत जो आप स्टेटमेंट ताने अगर देते आप थे पढ़ लें साबका तो उसमें हुक्मरानों पे, आपको पता आप चलेगा कि आपको उसने बात करने कहा की कि मैंने इजाजत नहीं दी जा जुडिशियल रही, किलिंग्स और वो की जो शुदा और है सीएम के उनके ऑर्डर गुस्सा पे को की। इस्लामाबाद ये लाया जो गया कि फेक आप ताज़ियत एनकाउंटर्स, दें। ये जो फेक उनसे एनकाउंटर्स है, ताज़ियत ये करने के आज लिए नहीं शुरू हुए, सदर ये ममलिकत बहुत ने पहले उनको के कॉल शुरू किया हुए। लेकिन इस्लामाबाद उसमें यहाँ और पे तो मिले बात बगैर रवैये कराची की हो चले रही गए। है ना, ये रवैये की हो बहरहाल रही है, शर्मिंदगी इंतजामिया का का मकाम रवैया है। और कंफ्यूजन अब क्यों है अफसोस ये? का मकाम है, आप माने या ना माने, आप माने या ना माने, पूरी कौम देख रही है। देखिए, टॉक शो में आपके आप बिल्कुल सामने मुझे चीफ मिनिस्टर इंटरप्ट जो है करें, वो मगर ये पूरी लाहौर कौम देख से रही है उसी कि वक्त आप ये कह रही गए है कि आपकी साहिवाल, पार्टी ने और वहां पे पाबंदी लगा दी है लवाहिकीन कि के आप इस पूरे मौजू पे खानदान बात के ना साथ करें। वो मिले। तो और ठीक है, यही हम तो लोग मुझे बादशाह ब्रेक के होती है। जाने और आदिल क्या साहब होता मुझे है? मौका दीजिए। आज का जो यही तो वाकया बादशाह है, होती है। और अगर क्या कोई होता इसकी है? ऑफिशियल, आपने अगर वादे कोई क्या ऑफिशियल किए थे? आपके पास इसका कोई और वो जो है यूथ प्रूफ, अपने तो मुझे घरों ला में के ठीक दिखा है, दें, लेकिन हमें प्रोग्राम सबसे नहीं बड़ा पता आदिल इस साहब चीज़ मुझे का। मौका दीजिए, अफसोस मुझे का ब्रेक इजहार में कर जाना रही है। होगी जिन्होंने आपके जलसे सजाए थे। ठीक है, मुझे वोट ब्रेक आपको पे जाना मिला है नहीं आदिल मिला, साहब। वो मैं अलग बहस है। चाहूंगी कंफ्यूजन पैदा हुई है, वैसे तो कंफ्यूजन है नहीं क्योंकि खलील के जो लवाहिकीन है वो खुद सामने आकर ये बात कर रहे हैं, और मैं भी अपील करूंगी, बल्कि पूरी कौम चाहती है कि इसका नोटिस ले इमरान खान साहब, सदर पाकिस्तान अगर उन्होंने बुलाया था वो नोटिस ले कि आखिर ये जलालत जो उनके साथ की गई है वो आखिर क्यों की गई है, क्योंकि पहले ही वो बहुत गमज़दा है और इस तरह की सूरत हाल में उन लवाहिकीन को दर बदर की ठोकरें वो सड़कों पर खाएं, ये कोई अच्छी बात नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सबसे बड़े शहर पाकिस्तान के कराची के, और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि कराची को 40 साल पहले वाला कराची जो है वो बना दिया जाए, चाहे जितनी मर्जी इमारतें गिरानी पड़े। इसी वाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपके वक्त का। सर, क्या अहकाम दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? 40 साल पहले का कराची बनाए, 40 साल पहले जितना खूबसूरत बनाए, इस पर अमल दरामद मुमकिन है सर? हाँ, मैं समझता हूँ जहाँ तक इंक्रोचमेंट का ताल्लुक है, नालों पे, एमिनिटी प्लॉट्स पे, पार्क्स पे और फुटपाथों पे, वो उसका रिमूवल तो हम कर भी रहे हैं और वो इतना मुश्किल नहीं है। मगर जहाँ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ गया है, जहाँ लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, वहाँ बिल्डिंगें गिराना ये मैं नहीं समझता पॉसिबल हो सकता है। और ना ही केएमसी में ऐसी कैपेसिटी है कि वो ये बिल्डिंगें गिराए। ऑर्डर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, जो कि सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। अब देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। और सर, वो कौन सी इमारतें हैं, कौन से इलाके हैं जहां पर ये इमारतें गिराने का हुक्म दिया गया है? ये तो पूरी कराची है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे चीजें। ठीक है। और वसीम अख्तर साहब, बहसियत मेयर कराची, क्या आपका काम सिर्फ इमारतें गिराना होगा या फिर इस शहर की खूबसूरती और बहाली के लिए भी ऐसा कोई प्लान है जिस पर आप अमल करेंगे? देखिए, वो तो रूटीन में चल ही रहा है। जो जितनी हमारी वसाइल हैं, इख्तियारात है, उसमें रहते हुए हम जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। मगर ये तो एक स्पेशल टास्क आया है। इसके साथ साथ अगर इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं हम, तो उसकी रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। फुटपाथ, जो सड़कें हैं उन पर पैच वर्क्स, कर्ब स्टोन्स, उसकी खूबसूरती के लिए वो तो हम कर ही रहे हैं। मगर हम इतना ज़्यादा पूरी कराची में नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। सिंध गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किए हैं कि कुछ फंड्स दिए जाएं केएमसी को, ताकि हम इंक्रोचमेंट रिमूवल के साथ साथ रिहेबिलिटेशन भी कर सकें, और जो हम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वसीम अख्तर, सईद गनी साहब ये कहते हैं कि वो किसी भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पे लोगों के घर तोड़े जाएं, और वो अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे देंगे। वो कहते हैं कि ज़मीन खाली करवा के मुआवजा देना मुमकिन नहीं, मुतबादिल रहाइश हम फराहम नहीं कर सकते। उनके इस बयान से आपको लगता नहीं है कि सिंध हुकूमत विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, इसका हिस्सा नहीं बनेगी? तो फिर अगर वो नहीं बनेगी तो फिर ये काम किस तरह आगे चलेगा? ये तो फिर इनको जवाब सुप्रीम कोर्ट में ही देना होगा। जाहिर है, मैं समझता हूँ सईद गनी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा है नहीं। हम फैमिलीज को बिल्डिंगों में से कैसे निकाल सकते हैं जो साल साल से अपनी बच्चों के साथ वहाँ रह रहे हैं और उनका थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई है उसमें। अब बिल्डर तो उनको बेच के निकल गया है, तीसरा चौथा ग्राहक है ये, उनको
उनकी क्या गलती है? गलती तो उनकी है जिन्होंने गलत एनओसीज दी हैं, गलत परमिशन दी हैं। तो ये इतना आसान काम है नहीं। मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि रिव्यू में जाए, रिव्यू पिटिशन दे, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि कोई और ऑप्शन की तरफ मेरे ख्याल में जाना चाहिए। ठीक है, और आप नहीं समझते वसीम अख्तर साहब, 40 साल पुराने शहर की बात करना, उसको बहाल करना, तब की आबादी में और अब की आबादी में बहुत फर्क है। तब 98 लाख आबादी थी, अब 2.5 करोड़ है। इमारतें गिराएंगे तो ये तो मलबे का शहर बनेगा, खूबसूरत शहर तो नहीं बन पाएगा। देखिए, मेरी सोच जो है वो मैं आपसे शेयर करूं कि जो इंक्रोचमेंट बहुत हो चुकी है इस शहर में, कराची में 50% कच्ची आबादी है, तो रिमूव और इंक्रोचमेंट जो है वो होनी चाहिए। जहाँ फुटपाथों पे है, जहाँ एमिनिटी प्लॉट्स पे कमर्शियल एक्टिविटीज, ये तो खत्म होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि शहर का सत्यानाश हो चुका है पिछले 10-12 साल में। यहाँ एक और इशू है कि लैंड ओनिंग एजेंसीज बहुत सारी हैं, 6 कैंटोनमेंट्स हैं, एक DHA है, KPT की लैंड, रेलवे की लैंड, एक अम्ब्रेला के नीचे सारा सिस्टम नहीं चल रहा, इसलिए मुख्तलिफ जो फेडरल गवर्नमेंट की लैंड है यहाँ उधर इंक्रोचमेंट ठीक है, और कोई देखने वाला नहीं होता। ठीक है वसीम अख्तर साहब, कराची के शहरी भी ये अक्सर सोचते होंगे कि MQM जो है वो तो कराची का गढ़ था, ऑनरशिप का दावा MQM करती थी, लेकिन जिस तरह इमारतें गिराई जा रही हैं और जो भी इंक्रोचमेंट का हो रहा है, ऐसा बज़ाहिर लगता है कि MQM को कराची के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पानी का मसला बहुत संगीन है, कल रात एक MPA को भी फायरिंग करके जख्मी किया गया। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर आप? देखिए, क्राइम तो है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मैं समझता हूँ सुस्ती है, जो क्राइम बढ़ रहा है, टारगेट किलिंग भी हो रही है जी। इस पे तवज्जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देनी चाहिए बिल्कुल, मगर ये बिल्कुल नहीं है कि MQM जो है, ज़ाहिर है कराची में MQM का मैंडेट है, वोट बैंक है हमारा, हम अवाम की जो इश्यूज हैं उन पे बिल्कुल हर जगह अवाम के साथ खड़े हैं। जहाँ भी अगर ज्यादती होगी, चाहे वो किसी तरफ हो गया है, उस पे तो हम डिफेंड करेंगे उस इशू को, जो कि हम कर भी रहे हैं। अभी जो इंक्रोचमेंट की रिमूवल है, इसमें सियासी नुकसान है MQM का, मगर वो इंक्रोचमेंट है। जहाँ घरों का मामला आता है, वहाँ मैंने भी स्टैंड लिया हुआ है कि घरों को नहीं तोड़ सकता मैं KMC को मैं अलाउ करूंगा कि वो किसी की रेजिडेंस को तोड़ें। ये या तो फिर उनको कहीं ऑल्टरनेट दिया जाए, उसके बाद एक लिमिटेड टाइम दिया जाए ताकि वो वहाँ मूव कर सकें। वसीम अख्तर साहब, आप भी ये कहते हैं, सईद गनी साहब भी यही कह रहे हैं कि नहीं तोड़ेंगे और इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर आप दोनों मिलकर हुकूमत, सिंध हुकूमत और आप बैठकर कोई ऐसा प्लान बनाएंगे कि जिसपे अमल दरामद करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए कि ये ऑप्शन है, इस पे गौर कर ले? मेरी जिम्मेदारी डाली नहीं है उन्होंने। मेरी जिम्मेदारी, मेरा जो मैंडेट है वो सिर्फ फुटपाथ और जो पार्क्स हैं, जो एवेन्यू प्लॉट्स हैं, उसका है। ये सिर्फ गवर्नमेंट को डायरेक्टली ये कहा गया है, उसको चाहिए कि कोई ऑप्शंस पे बात करे, सुप्रीम कोर्ट में कोई रिपोर्ट सबमिट करे ताकि कोई दूसरा वे आउट निकले। ठीक है वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यानी कि होना यही चाहिए कि कराची जरूर बनाया जाए, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात का भी ख्याल रखा जाए जो वहाँ के शहरियों को है। एक और अहम मामला जिस पे बहुत ज़्यादा सियासी भूंचाल आया हुआ है वो है नईमुल हक के उस ट्वीट का मामला, जिस पे बहुत बहस हो रही है। सबसे पहले आजिज़ हारून साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो नईमुल हक साहब ने ट्वीट की उस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल आ रहा है। फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ऐवान नहीं बाजार है। मेरा सवाल आपसे ये है, पार्लियामेंट में अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजती है, लेकिन कुछ अरसे से जो पार्लियामेंट का माहौल है, जो वो कहते भी हैं कि गाली गलोच हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, सर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑपोजिशन है या फिर हुकूमत है? कौन जिम्मेदार है? और अगर कोई जिम्मेदार है भी तो आपको नहीं लगता कि इसको ठीक करना चाहिए? देखें, बदकिस्मती की बात यह है कि हुक्मरान जो है वो ना तो पार्लियामेंट को चलाने के लिए सीरियस है, ना अपनी वजारतों को चलाने में सीरियस नजर आते हैं। अब वो ट्विटर हुकूमत बन चुकी है और ट्विटर पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इतने बड़े वाक़े पे सिर्फ ट्वीट ही करते हैं, और उसको पाकिस्तान आते हुए भी 3 दिन हो गए हैं, मगर वो उन खानदानों के पास लाहौर जाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो अक्सर वो चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर तैयार होता है उनका। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट यह है कि नईमुल हक साहब ने जो धमकी आमेज एक ट्वीट किया है, हुकूमतें इस तरह बात नहीं करती।
आप किसी अदालतों के जज नहीं है, या आपके हाथ में बंदूक है, आप हुक्मरान हैं, आप जिस तरह चाहेंगे इस तरह कर देंगे, धमकियां देते फिरेंगे। जो मैंडेट स्पीकर का है उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। नहीं मुल्क साहब, असल में पीटीआई के अंदर इशू सिर्फ ये है कि ये लोग सुबह उठते हैं और आपस में इनका खौफ होता है एक दूसरे का कि मैं जल्दी करके कोई ऐसी बात कर दूं, बेसुरी बात ही कर दूं ताकि ब्रेकिंग न्यूज मेरी लग जाए किसी चैनल पे। फिर ये दूसरे लोग सोचते हैं यार आज तो ये मेल मार गया मुझे, आगे चल के फिर वो शाम को कोई ना कोई ऐसी कहानी घड़ देते हैं कि मेरी ब्रेकिंग न्यूज चल जाए टीवी पे। ये इसलिए ट्विटर का सहारा लेते हैं कि सबसे पहले मेरी ब्रेकिंग न्यूज लगे। और नई मुल्क साहब को ये मौका पहले नहीं मिल रहा था, अब उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर दी कि उन्होंने धमकी दे दी ताकि ये न्यूज बने। और अपोजिशन हाउस की जहां तक आपने बात की, देखें मैं कल से गैलरी में बैठ के ऐवान की कार्रवाई देख रहा हूं। कल जो स्पीकर साहब ने अलाउ किया एक वजीर साहब को स्पीच के लिए, देखें एक मनी बजट कहते हैं मगर मैं इसको कहता हूं नन्ही हुकूमत की मुन्नी बजट। ये मुन्नी बजट जब आती है तो आपको हाउस में उस पर डिबेट करनी होती है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। और जब उसको बारी मिली मुराद सईद साहब को, क्या गुफ्तगू फरमाई उन्होंने, आप जब ये क्लिप निकाले तो उस पर देखें कि माहौल खराब करने में पहल किसने की, गवर्नमेंट ने की। हालांकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपनी मुन्नी हुकूमत की के ऊपर डिबेट कराती, अपोजिशन डिबेट करती। तमाम लोग अपोजिशन के खातून रुकन चिल्लाती रही कि हम पूरी मेहनत करके बिजनेस के लिए यहाँ पर जमा कराते हैं, और ऑर्डर ऑफ डे में उनका बिजनेस शामिल था, मगर एक वजीर साहब ने अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए और इनका आपस में ये फैसला था कि माहौल खराब कराना है, और आज इन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है ये भी अपोजिशन पे डाल देते हैं, तो आप हुकूमत कर क्यों रहे हैं? उनका मौक़िफ़ जाने साहब, आप भी यही समझते हैं कि हुकूमती वज़रा और हुकूमती अरकान की जानिब से ऐसी पार्लियामेंट का ऐसा माहौल बन रहा है, या कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की भी थोड़ी गलती समझते हैं आप? देखें एक बात यह है कि पूरी कौम देख रही है कि ये कोई इमेच्योर लोगों के हाथ में ये सारे मामलात आगे हैं। पूरी कौम ने तो ये वो भी देखा था लोगों का एक टोला है जो बदकिस्मती से मुल्क पर मुसल्लत हो गया है। ऐसा टोला है जिसके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई विजन है, ना कोई टीम है, ना कोई तजुर्बा है। और सच्ची बात यह है कि पूरी कौम परेशान है कि इन्होंने 5 महीने में मुल्क का क्या हाल कर दिया है। असेंबली में देखें आज ये जो बात आपने की, हमें इनकी अपोजिशन याद है और आपको भी याद है, पूरी कौम को याद है जिस तरह इन्होंने बतौर अपोजिशन के रोल प्ले किया। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही नाकाबिल रश्क, नाकाबिल तकलीद। वो रोल क्या था आपको पता है कि वो धरनों से इबारत था, वो कंटेनर वाला रोल था, वो गालम गलोच और बेबुनियाद इल्ज़ामात वाला रोल था। आपको याद है कि उन्होंने इसी ऐवान को गालियाँ दी, इससे इस्तीफ़े दिए, कुछ अर्से के बाद अपने मिजाज के मुताबिक यू टर्न लिए और इस्तीफ़े वापस लिए, और उस सारे अरसे की तनख्वाहें भी ली। ये था इनका रोल। हम तो वो नहीं कर रहे, हमें तो क्या ये है कि देखें कि जमहूरी रवायात का हिस्सा है कि अपोजिशन एहतजाज करती है, और हमने ऐवान के अंदर एहतजाज किया, हमने उनको फॉलो नहीं किया। हमने तो उनको फॉलो नहीं किया, हमने ना कोई कंटेनर वाली को अपोजिशन की है, ना धरनों वाली की है, ना कोई गालम गलोच वाली की है। ये तो ये इन्हीं की ट्रेनिंग है, कंटेनर से जो ट्रेनिंग ली है इन्होंने गालम गलोच की, वो उसी को पूरी कौम देख रही है, जो भुगत रही है। और 5 महीने में जो मुल्क का इन्होंने हशर कर दिया है, 5 महीने में मैशत को तबाह कर दिया है, हर इदारे को तबाह कर रहे हैं। ये जो साहिवाल वाला जो वाक़या है, इसके बाद जो कुछ इन्होंने किया है, जिस तरह पैंतरे बदले हैं, देखें बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इसके बाद जो कुछ देखें इनका, आपको याद है कि इमरान खान साहब का अपना ये मौक़िफ़ ये था साने मॉल टाउन के बाद कि जनाब पुलिस तो वो करती है जिसकी उन्हें ऊपर से हुक्म जिसका दिया जाता है हुक्मरानों की तरफ से। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा, आपको याद, उन्होंने कहा जी कि गोलियां यहाँ सीधी चलाई गई, यहाँ भी गोलियां सीधी चलाई गई। उनके मौक़िफ़ को मानते हुए क्या हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि इमरान खान को और वज़ीर आला को इस्तीफा देना चाहिए? हम ये मुतालबा नहीं कर रहे। लेकिन और दूसरी बात यह है, सिर्फ एक बात कि जिस तरह इन्होंने मौक़िफ़ बदले हैं, बार बार मौक़िफ़ बदले हैं, कितनी बेइज्जती है। ठीक है निसार साहब, उस्मा साहिबा का मौक़िफ़, उस्मा साहिबा वो तो कहते हैं जी हुकूमत जिम्मेदार है, आप लोग माजी में भी ये करते थे, अब भी ये कर रहे हैं। इकरा, मुझे आपके दोनों मेहमानों से बहुत हमदर्दी है। बात सारी ये है कि इनको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। इनको तो ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये जो 40 साल इन्होंने बंदर बांट की हुई थी और जो इन्होंने हकूक़ की पामाली का इन्होंने बाज़ार गर्म किया हुआ था, ये कभी ख़त्म भी होगा। वो तो समझते थे भाई ये हमारी विरासत है, हमारी बादशाहत है, हम स्याह करें सफ़ेद करें कोई पूछने वाला नहीं।
अब अवाम ने इनको जाके तो कचरे के कूड़े के ढेर में डाल दिया और मैंडेट जो है वो एक ऐसे बंदे को दे दिया जिसकी ऑनेस्टी पे, जिसकी इंटेग्रिटी पे कोई भी बंदा जो है वो उंगली नहीं उठा सकता है। ये वो शख्स है जो कहता है कि अगर एक भी रुपया टैक्स पेयर का मेरे टैक्स पेयर का मेरे ऊपर इस्तेमाल होता है तो मुझे तकलीफ होती है। ये वो शख्स है जिसका कोई जाती एजेंडा नहीं है, जिसके सारे एहसासे पाकिस्तान में हैं। इनके देखें, इनके तो ये तो दो खानदानों का बोझ कब तक संभालेंगे। इनके दो खानदानों में की जो करप्शन है उसको छुपाने के लिए दोनों पार्टीज उल्टी लटक जाती है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और अवाम की अदालत में इनको अब हिसाब किताब देना पड़ गया है और हिसाब किताब से वाज़ेह हो गया है। असेंबली में इस्तेमाल होती है हम की जानिब से। मेरी बात सुने, हम तो चलो अनाड़ी हैं, हमें तो तजर्बा नहीं है भाई। आप 40 साल क्या करते रहे इन ऐवानों में बैठ के, कोई आप ही कोई डिकोरम सीख लेते। एक होती है ब्लू बुक, ठीक है, उसमें होता है कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आप खुदारा घर जाके वो दोबारा पढ़ें, निकालें, देखें कि क्या तौर तरीका होता है असेंबली में आने का, किस तरीके से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात हो जाए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पीआईए के हवाले से फैसला दिया कि शफाफ और जानबदार तकर्री होनी चाहिए, और दूसरी जानिब जो इश्तिहार 8 जनवरी को आया और रज़ा रब्बानी साहब ने भी कहा कि पीआईए ने सीईओ को सहूलत देने के लिए टेलर मेड इश्तिहार जो है वो दिया है। उस्मा, आई वांट यू टू कमेंट ऑन दैट। यहाँ पे जिन प्रिंसिपल्स की बात तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले कर रही थी, ये कुछ नफ़ी आपको नजर नहीं आती? इकरा देखें, आप यू हैव टू सेट द बार हाई। एक पीआईए का जो चेयरमैन है, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक इदारा है और इस वक्त खसारे में जा रहा है, उसको हमने अपलिफ्ट करना है, उसको हमने फिर यानी कि एक ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो उसके लिए बंदा हमें बहुत क्वालिफाइड चाहिए, जिसके पास ना सिर्फ अपनी फ़्लाइंग की, इंजीनियरिंग की, बल्कि और भी उसको मुल्क के जो पॉलिसीज़ हैं, जो हालात हैं, मामलात हैं, उस सब की समझ बूझ हो। जितनी क्वालिटीज़ और आपने उसमें चीज़ें मेंशन की वो एक ही बंदे में है फिलहाल। तो किस में ये तो आपको बेहतर पता हो। टेलर मेड आपको कर दिया, मुझे तो नहीं मालूम। आप कह रही है कोई एक बंदा, तो उसका नाम ले लें। हाँ, किसका क्यों नाम ले लेना? नहीं, वही नाम है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। बहरहाल ये तो टेलर मेड इश्तिहार रज़ा रब्बानी साहब भी कह रहे हैं, ऑपोजिशन भी कह रही है। देखें, ये एक चीज़ ट्रांसपेरेंट ली की गई है, इसका इश्तिहार दिया ही इसलिए गया है, सबके सामने होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो भी खुल के सामने आ जाएगी। तो हमारी हुकूमत में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अदारों को बहाल करें, उनके पाँव पे खड़ा करें। उसके लिए हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी और मेरिट पे ही हर काम होगा। आज़िज़ साहब, आप क्या कहेंगे कि मेरिट पर तकर्री करने के लिए ऐसा इश्तिहार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मद्देनजर रखते हुए? देखिए, पहली बात तो इस हुकूमत को मेरिट की बात करनी नहीं चाहिए, ना उम्मीद रखनी चाहिए इनसे। अब मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं। अब ये तो पीआईए के एमडी के हवाले से बात करते हैं ना। आपने 40 साल मोहम्मद डैम का जो ठेका है, वो मोहम्मद डैम का जो ठेका है वो इन्होंने अपने एक एडवाइजर की कंपनी को दे दिया, और उसने चाइना में अपनी पार्टनर जो चाइनी कंपनी थी उनसे 1-on-1 प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कर दी। ठीक है, अब उस हुकूमत से आप क्या उम्मीद रखाएंगे? इनके पास एक चमक है बयानात की, टॉक शो में बात करने की और ब्रेकिंग न्यूज़ में। टाइम शॉर्ट है, इससे ज्यादा ना तो इनसे कोई उम्मीद है कि ये मेरिट की बात करते हैं, क्योंकि मेरिट की जितनी धज्जियां इन्होंने उतारी है ना, वो शायद ही कोई मिसाल हो के 5 महीने के अंदर किसी हुकूमत ने इस तरह किया हो। मैं चाहूंगी निसार साहब भी इस पे कमेंट कर दें। जी निसार साहब, फिर मुझे क्लोजिंग भी कर दी है। जी इकरा, मैं आपकी इजाजत से, ये उज़मा फरमा रही थी, ये इनको विड्रॉल सिम्टम्स की बात कर रही थी। मैं बतौर डॉक्टर मैं इनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहता हूँ कि विड्रॉल सिम्टम्स उनको होते हैं जो कोकेन पे लगे होते हैं, हेरोइन पे लगे होते हैं, चर्स और अफीम पे, इस तरह की नारकोटिक्स पे लगे होते हैं। नहीं मिलती तो फिर उनको इरिटेबिलिटी होती है, गालम ग्रोथ पे उतर आते हैं, फ्लेयर अप हो जाते हैं। कौन देखे कि किन में विड्रॉल। दूसरी बात, ये जो इदारों की बात है, इदारों की बात है,
और ये जितने बाकी केस आपके लिए इदारों की बात जो है जब ये बोलती हम नहीं बोलते, कंटेनर वाला ये काम ना करे। अच्छा, मैं जो गुजारिश करूं कि इदारे इनसे हम तवक्को रखें, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो भी फैसला करे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं चाहूंगी हुकूमत जो भी फैसला करे वो आवाम की बेहतरी के लिए हो, इदारे की